नमस्कार, इंडियन खबर देश की खबर देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा। इस वक्त हमारी टीम आ चुकी है मिनी छपरौली के नाम से जाने जाने वाले विधानसभा क्षेत्र सादाबाद में, और यहां पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि पूर्व में विधायक रहे हैं और किसान नेता के नाम से काफी लोकप्रिय हैं और लगातार किसान आंदोलन में भी वो सक्रिय रहे हैं। जब हमारी टीम मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को कवर करने पहुंची थी, तब भी वो हमको मंच पर मिले थे और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी। आइए ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और तमाम सवाल जवाब भी उनसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी। सबसे पहला सवाल यही है कि आप किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे हैं और किसान आंदोलन में लगभग 700 किसान शहीद हुए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से उनके मुआवजे को लेकर कोई पहल नहीं है। तो अगर आप विधायक चुने जाते हैं और आपकी सरकार आती है तो आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे उन किसानों को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैसे अभी संयुक्त किसान मोर्चा की एक कमेटी बनी है और जिसमें देश के माने हुए जो किसान लीडर हैं, जो 5 लोग हैं, जैसे आपको पता है, वो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे उस केंद्र की सरकार से। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये स्टेट का मसला रहेगा और क्योंकि सेंटर का मसला ये नहीं हो सकता, सेंटर का तो है ही, लेकिन स्टेट में जो गवर्नमेंट होगी, अगर हमारी गवर्नमेंट सरकार बनती है तो निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश के अंदर इस किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं, वो हम ये प्रयास करेंगे कि हमारी सरकार उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने का काम करे। ये हमारा होगा अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है तो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये तीनों कृषि कानून किस वजह से वापस किए हैं और इनका आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर रहेगा? आपकी निजी राय क्या है? देखिए, ये जो 3 कृषि कानून जो वापस किए हैं मोदी जी ने, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर हालत में उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक इतना बड़ा राज्य है जहाँ से 80 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके यहाँ से जाते हैं और एक केंद्र में सरकार बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती है ये उत्तर प्रदेश राज्य। उनको इस 3 जो काले कानून थे और तमाम ऐसे कानून जो किसान के हित में नहीं थे, जब ये केंद्र की सरकार जो मोदी जी लेके आए, तो जिस सबसे जो आंदोलन हो रहा है, पूरा ये जो आंदोलन उत्तर भारत का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का इतना बड़ा आंदोलन शायद स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ है। उससे ये बीजेपी ने जो सर्वे कराई है, उसको ये एहसास हो गया कि अगर हम किसानों को इसी तरीके से उत्पीड़न करते रहेंगे और अगर ये 3 कृषि कानून वापस नहीं लेंगे तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बनेगी। और उत्तर प्रदेश में सरकार न बनने का कारण है कि 2024 में भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नहीं लौटेगी। मोदी जी को ये डर था और इसी डर के कारण इन्होंने, क्योंकि अगर इतने ही थोड़ा सा किसान के प्रति अगर ये मोदी सरकार सजग रहती या समझती तो इतना दिन तक आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, तो 1-2 महीने बाद ही इसको वापस ले लेना चाहिए, उससे निश्चित रूप से इनको फायदा भी होता। लेकिन क्योंकि अब चुनाव आ गया है, 5 राज्यों के चुनाव हैं और 5 राज्यों में विशेषतः क्योंकि पंजाब और हिमाचल और उत्तर प्रदेश, ये उत्तर भारत के 3 जो राज्य हैं, ये किसान आंदोलन से प्रभावित हैं। तो अब इस पर असर किसानों पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तो उन्होंने ये कहा है कि कुछ थोड़े से किसानों को हम नहीं समझा पाए। अभी उनको ये नहीं पता ये थोड़े से किसान थे कि ज़्यादा किसान थे। अगर आपको थोड़े से ही लग रहे थे तो किसान के कानून जो तीनों थे क्यों वापस लिए? तो उनको एहसास हो गया उनकी सरकार जाने वाली है तीनों प्रांतों में, इस वजह से, इस डर से, और मोदी ने ये तीनों काले कानून वापस लिए। अब इनका वापस लेने से पब्लिक पे कोई असर नहीं पड़ा है और ये सिद्ध और हो गया कि वास्तव में ये जो 3 काले कानून थे ये किसान के हित में नहीं थे। उसमें एक कार्यकर्ता सम्मेलन अमित शाह ने संबोधित किया था, तो उसमें क्लियरली उन्होंने कहा था कि अगर मोदी जी को 2024 में लाना है तो 2022 में योगी जी का जीतना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। ये बिल्कुल जैसे मैंने अभी कहा था कि उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश जो 80 से ज्यादा सांसद देता है, वो ही केंद्र में सरकार, जब उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जिस सरकार में, पार्टी में जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा आए, जब ही केंद्र में सरकार बनी है, तो उत्तर प्रदेश जीतना
मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। और अब उनकी जमीन उनके पैरों तलों से खिसक रही है, ये उनको डर है। इसीलिए अब आप देख रहे होंगे कि तीनों काले कानून वापस लिए, अभी एमएसपी पे कमेटी बनाने की भी बात कर रहे हैं, और तमाम जो मुद्दे हैं, जो 6 पॉइंट हैं किसानों के भी, उससे भी डिस्कशन होने वाला है। शायद उम्मीद है कि उनको भी वो समझेंगे इस बात को, इसलिए। लेकिन अब इसका असर, उनको फायदा इसका नहीं मिलने वाला है, इसलिए उन्होंने साथ ही साथ एक एजेंडा और शुरू कर दिया है, वो है कृष्ण जन्मभूमि का। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का एक उप मुख्यमंत्री इस तरीके की टिप्पणी करता है। उन्होंने ट्वीट किया था कि अयोध्या में निर्माण जारी है, जी, अब मथुरा की बारी है। हालांकि जो कि संगठनों ने कार सेवा का ऐलान किया था और जलाभिषेक करने जा रहे थे, उन्होंने वापस ले लिया है। प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी और एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए, ये बीजेपी का एक सिस्टम है। जैसे अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई थी, जब भी उससे पहले इन्होंने इसी तरीके के काम किए थे। कभी कार सेवा जैसे अडवाणी जी आए थे, एक माहौल बनाने की ये चेष्टा करते हैं। और अब ये जो काशी मथुरा का जो नाम ले रहे हैं जन्मभूमि का, वो भी एक जनमानस जो इनके खिलाफ हो गया है। उसमें महंगाई से भी लोग परेशान हैं, आम जन भी परेशान, तो परेशान था ही, लेकिन आम जन जो किसान है, मजदूर है, गरीब है, वो भी बहुत तरीके से परेशान है। महंगाई, भ्रष्टाचार जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, और नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बाद जो आर्थिक स्थिति इस भारत की जो नीचे जा रही है, उस सारी चीजों से जो परेशान है, उनका मन भटकाने के लिए ये मंदिर का, कभी कृष्ण जन्मभूमि का, ये जो लेके आ रहे हैं, वो जनता का सिर्फ मन को भटकाने की चेष्टा है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है। अब जनता ने जो ठान लिया है कि इनको बदलना है, इनको हटाना है, तो इनको हटाना ही हटाना है। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, ये जाट बहुल क्षेत्र है और आप भी प्रताप चौधरी आपका नाम है, आप भी जाट हैं। उधर से अगर दो और पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, अगर ये भी जाट को मैदान में उतार देती हैं, तो एक डैमेज तो होगा कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ जाट बटेंगे नहीं, तो जो उसको जो मतलब बिखराव है, आप उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? देखिए, जो वोट डालने की जो परंपरा है, जो वोटर वोट डालता है, वो जाति के आधार पर वोट नहीं डालता है, वो पार्टी की नीतियों पे वोट डालता है, पार्टी के विचारों पे, सिद्धांतों पे वोट डालता है। जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, उसको हम लाख कोशिश कर लें, जो कट्टर जो लोग हैं, तो वो उस पार्टी को वोट देंगे। ये जो सादाबाद है, ये हमेशा से चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों यहाँ पर रहते हैं, चौधरी साहब की नीतियों में विश्वास रखते हैं, चौधरी अजीत सिंह की नीतियों में विश्वास रखते हैं। और अब जयंत चौधरी जी को साथ देने के लिए यहाँ का हर किसान, नौजवान, हर मजदूर जाति और धर्म से ऊपर उठकर वो ये चाहता है कि जयंत चौधरी के अंदर उनको एक ऐसा लग रहा है कि कोई नेतृत्व करने वाला हमारे बीच में कोई पैदा हो गया है। जो एक गैप था राजनीति में, क्योंकि लोग जाति और धर्म के नाम पर जो बीजेपी ने जो बांट दिए थे, उस हिंदू और मुस्लिम का, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषतः सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद, सारे मंडलों में जिस तरीके का एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़के उसमें मुख्य भूमिका उन्होंने जाट को भी कर दिया। जिस तरीके की खाई पैदा हुई थी, उस खाई को पाटने का काम जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, आज वही कारण है कि युवा, नौजवान, किसान, मजदूर, मुस्लिम, हिंदू, सारे लोग जो गांव में रहते हैं विशेषतः, क्योंकि गांव के लोग तो हमेशा कभी जाति धर्म में बटे ही नहीं, वो तो एक किसान है। और चौधरी साहब कहते थे कि गांव में जो रहता है वो किसान है, वो किसी एक जाति का नहीं है। आज पुनः फिर एक बार जयंत चौधरी के नेतृत्व में इकट्ठा हो रहा है, तो उसका असर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और आज जो हमारी जो कम्युनिटी है विशेषतः जाट, वो भी बिल्कुल कुछ 2013 में धार्मिक अनुवाद मान लीजिए, या जिस तरीके से आप मान लीजिए लोग भटक गए थे, वो पुनः अब वापस लोकदल की तरफ आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारी जाति के लिए तो एक इतना गलत काम किया है कि शायद इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। कि जब चौधरी अजीत सिंह जी थे, तो केंद्र में जाटों को आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है, तो वो चौधरी अजीत सिंह जी और हरियाणा के सीएम भूपेंद्र हुड्डा,
जो उन्होंने दोनों मिलकर के, और जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी उसमें जाटों को केंद्र में आरक्षण देने का इतना बड़ा काम किया था कि हमारी जाति कभी इस एहसान को, चौधरी अजीत सिंह के एहसान को कभी नहीं भूल सकती। लेकिन उस समय भी 2013 में आपने देखा होगा जिस तरीके से तांडव भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम लड़ा करके उसका उनको फायदा मिल गया। लेकिन आज हमारी जो कम्युनिटी है उस भूल को भी सुधारने जा रही है, और मैं तो ये कहता हूं कि ये कम्युनिटी उस भूल को सुधारे, और जो अजीत सिंह जी ने इस जाट कम्युनिटी पे एहसान किया केंद्र में आरक्षण दे करके, उसकी सच्ची श्रद्धांजलि हमारी जब होगी कि हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया कर दें। ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि चौधरी अजीत सिंह को होगी। कहीं आपका इशारा ये तो नहीं है कि 2024 में फिर से जाट आंदोलन की मांग तेज होगी? नहीं, ये तो निश्चित है। देखिए, हमारा जो हक है, हमारी जो कम्युनिटी, जो हम गांव में रहते हैं, गरीब हैं, किसान हैं, हमारी आज जो हमारे पास भी अब 1 एकड़ से भी कम जो खेत का जो रकबा है वो 1 एकड़ से भी कम है, उसमें हम खेती कर नहीं सकते। हमारे 4 बच्चे हैं तो वो कैसे करेंगे? हमें भी आरक्षण की आवश्यकता है, और हम ये नहीं कह रहे कि किसी का हक काट करके हमें आरक्षण दिया जाए। हमारा जो हक है, हमारा जो 27% जो पिछड़ों का जो आरक्षण है, उसमें हमें भी समायोजित किया जाए। हमारे समतुल्य और जो जातियां हैं उन्हें तो आरक्षण है ही, और फिर एक तरीके से जब हम उसी में मांग रहे, हम अलग से नहीं मांग रहे, तो निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद आरक्षण भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, और केंद्र की सरकार को हिलाने के लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन भी स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारा हक है उससे हम जरूर लेके रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको जब टिकट फाइनल हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है, क्षेत्र में भी हम लोग घूम रहे हैं तो प्रबल दावेदारों में सबसे टॉप पर प्रताप चौधरी का ही नाम आ रहा है, और क्षेत्र की जनता भी यही कह रही है कि हम प्रताप चौधरी को ही चाहते हैं दोबारा से। इसीलिए हमारा मन हुआ कि हम क्यों ना पूर्व विधायक जी से मिलकर आएं और उनके मन को थोड़ा टटोलने की चाहें। तो क्या आपके अंदर से इच्छा है कि टिकट मुझे ही मिलनी चाहिए और मैं वो कार्य कर दिखाऊंगा जो मैंने पूर्व विधायक जब पहले मैं था उससे भी अच्छे कार्य कराऊंगा? तो सर, ऐसे कोई 3 महत्वाकांक्षी काम आपने बताइए जो आप कराने जाएंगे। देखिए, मेरी ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुझे ही टिकट मिलनी चाहिए। ये तो जयंत चौधरी जी का अधिकार है, और वो देखेंगे कि किस तरीके से किसको टिकट देनी है। बहुत सारे और भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ बड़े मजबूती से काम कर रहे हैं, लेकिन एक हर आदमी की इच्छा होती है कि वो अपने क्षेत्र का सही तरीके से विकास करे। देखिए, मैं 5 साल विधानसभा सादाबाद का मैंने नेतृत्व किया है, और मैं अपनी ज़्यादा खूबी नहीं, आप क्षेत्र में जाओगे तो आपको महसूस होगा कि मेरे विधानसभा में जितने भी गांव या मजरे थे, मैंने 5 साल में ये कोशिश की कि किसी गांव या मजरे का कोई भी किसान, मजदूर या मेरा वोटर या मेरा समर्थक या वो गांववासी ये नहीं कहे कि हमारे गांव में विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। ये मैं पहला विधायक हूं जो 50 साल में जो विकास कार्य इस सादाबाद में नहीं हुए वो मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में किए थे। जैसे अभी हमारा बहुजन उदय का प्रोग्राम चल रहा है, हमारे राष्ट्रीय लोकदल का। सही मायने में अगर बहुजन उदय का काम करने का मतलब यह है कि हम हर उस जाति, दबे कुचले लोग जो गांव में रहते हैं उनके लिए हम कार्य करें। तो उसके लिए जिस तरीके से हमारे सादाबाद शहर के अंदर जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, बहुत बड़ा एक समुदाय है, उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उनकी शादी ब्याह के लिए कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं था जहां से बारात घर। तो उन्होंने मेरे पास आकर के उन्होंने बोला, विधायक ये बारात घर है, तो तत्काल मैंने बारात घर बनवाने का काम किया। जब लोगों को मालूम पड़ा तो हमारे दिवाकर समाज के, जिनको धोबी समाज भी कहते हैं, कपड़े धोने के लिए हमारे यहाँ करवन नदी है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उनके कहने पे मैंने यहाँ धोबी घाट बनाने का भी काम किया। हमारे जो अम्बेडकर अनुयायी हैं, हमारे जाटव समाज के लोग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति सादाबाद के बीच में खड़ी थी, बड़ा कीचड़, बहुत गंदगी और उसका कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए भी अपनी निधि से 20 लाख रुपए दे करके मैंने उस समाज के लिए, जिससे कोई भी समाज, हमारे गौतम समाज के लोग सादाबाद में ब्राह्मण बहुत रहते हैं, जिसमें रहते थे उनके लिए सीसी रोड बनाने। इसका कहने का मतलब यह है कि इस क्षेत्र के अंदर कोई भी जाति, ये मेरा खुला चैलेंज है, कोई जाति का, किसी धर्म का, कोई गांव का आदमी अगर ये कहते हैं कि विधायक जी के 5 साल के कार्यकाल में कोई भी काम हमारे यहाँ नहीं हुआ था, ये मेरा चैलेंज है। विधायक तो बहुत हैं लेकिन वो दिल के हिम्मत से नहीं कह सकते, मुझसे नहीं पूछ सकते कि आपने हमारे गांव में कुछ नहीं किया। मुझे एक भी गांव या मजरा सादाबाद का आकर के ये आदमी कह देगा आपने मेरे मजरे में, मेरे गांव में, मेरी जाति के लिए कोई काम नहीं किया, तो मैं राजनीति से त्याग पत्र देने का काम करूंगा। ये मेरी सोच है। कोई भी आदमी
कोई भी जाति, कोई भी धर्म का लोग अगर आकर के मुझसे ये कहेगा कि साहब आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारी बात नहीं सुनी, तो मुझे राजनीति करने का कोई हक नहीं है। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे ये कि सादाबाद ही नहीं, सब क्षेत्रों में, हर विधानसभा में युवाओं की एक जो है बड़ी अहम भूमिका होती है, तो आप युवाओं को किस तरीके से अपने पाले में लाएंगे? उनके लिए क्या आप खेलने के जो क्रीड़ा स्थल होते हैं उनका विकास कराएंगे? और एक डिफेंस एकेडमी की भी बहुत बड़ी मांग है इस क्षेत्र में, और यहाँ से कहा जाता है कि सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करता है यहाँ का नौजवान, तो उनके लिए क्या सुविधाओं में आप जो है बढ़ोतरी करने का? 5 साल में मेरा जो कार्यकाल था, मेरी जो प्लानिंग थी, हर आदमी कोई भी बिजनेस करे या राजनीतिक काम करे जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। राजनीति में वैसे हर तरीके के लोग होते हैं क्योंकि कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं तो एजुकेटेड आदमी हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है, एमबीए भी किया है, मैंने मार्केटिंग का भी है, प्रोफेशन का, हर तरीके से ह्यूमन का है, सारी चीज़ें जो जानकारी मैं रखता हूँ, मैं अपना बिजनेस भी करता हूँ। तो मैंने जो 5 साल में अपना जो टारगेट था वो मैंने पूरा किया, लेकिन नेक्स्ट जो मेरा टारगेट था वो अधूरा रह गया कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी, मुझे चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, जीतने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन ये मैं आप बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जो नौजवान हैं वो किसी पार्टी के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए वो रीढ़ का काम करते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हमारी जो नौजवान हैं यही आगे चल करके हमारे देश के भविष्य हैं। और विशेषतः क्योंकि सादाबाद हमारा जो क्षेत्र है, क्योंकि ये ग्रामीण विधानसभा है, ये शहरी नहीं है, यहाँ रोजगार के, धंधे के कोई साधन नहीं है, तो हमारे जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, विशेषतः आर्मी में, पुलिस में और तमाम पैरामिलिट्री फोर्स में जाने का काम करते हैं, जिससे क्योंकि खेती इतनी बड़ी है नहीं तो रोजगार मिल जाता है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर है कि उनके लिए कोई खेल का या कोई ऐसा मैदान या इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूट या इस तरीके का कोई डिफेंस ट्रेनिंग के लिए कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। ये मेरा लक्ष्य है और ये मैं 100% मैं चाहता हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो निश्चित रूप से ये नौजवानों की ये जो समस्या है उसको हल करने का 100% 5 साल के अंदर मैं प्रयास करूँगा। दूसरी समस्या तो बहुत हैं, शिक्षा है, लेकिन शिक्षा के लिए बहुत स्कूल हैं, एक शिक्षा की भी यहाँ पर थोड़ी सी बहुत, पूरी चिकित्सा तो मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में ये समस्या है, उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा हर तहसील लेवल पे होना चाहिए, वो भी मेरी एक मुद्दा है। इसके साथ ही साथ यहाँ जो पानी की समस्या है, हमारे बहुत सारे क्षेत्र में तो खारा पानी है, सादाबाद विधानसभा के अधिकतर गाँव में जो खारे पानी की समस्या है। दूसरी जो तालाब हैं जो गाँव में, वो आप कभी भी चले जाइए, बरसात में जाइए, चाहे गर्मी में या सर्दी में या कहीं भी, वो बिल्कुल लबालब भरे हुए होते हैं। उसके पीछे यह है कि हमारी जो ग्रामीण जो जनता है, जो हमारा जो वाटर लेवल, जो ग्राउंड लेवल का जो पानी है, उसका दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके साथ उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा एक ये भी लक्ष्य है कि वाटर लेवल इस क्षेत्र का ऊपर बनाने के लिए मेरे दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग है। एक प्लानिंग मेरे आपको थोड़ा बताऊंगा, बाकी तो डिटेल की बात है, कि जितने भी गाँव में तालाब हैं उनका पूर्णतः खुदाई करके उनको पक्का बना करके उनको वाटर रिचार्जिंग सिस्टम, मेरी जो हार्वेस्टिंग जो है, वाटर जो हार्वेस्टिंग है, वो मेरी लक्ष्य में प्राथमिकता में सबसे पहले है। तो मैं अगर मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से 5 साल में मैं अपनी विधानसभा को चाहता हूँ एक मॉडर्न विधानसभा बने और एक उत्तर प्रदेश में एक अलग तरीके से हर तरीके की जो समस्याओं का निदान हो। संपूर्ण समस्याएं नहीं हो सकती, लेकिन जो जेन्युइन है, जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, उनका नाकरण करने की मेरी इच्छा अवश्य है। चलिए, आपकी सोच काफ़ी आधुनिक है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और एक अपील भी करना चाहते हैं सर आपसे कि बहुत सारे हमने नेता देखे हैं कि वादे कुछ और करते हैं, लेकिन जब गद्दी पर बैठ जाते हैं तो कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें। ऐसी इंडियन खबर, देश की खबर से आपसे अपील है। और बाकी आपके लिए अग्रिम बधाइयाँ हम आपको देना चाहते हैं कि आप विधानसभा पहुँचे, आपका टिकट फाइनल। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं उन तमाम नेताओं से अलग हूँ। मैं कभी चाहता नहीं कि जनता मेरे पास आकर के बताए सो मेरी गांव की ये समस्या है, मेरी ये सड़क खराब है, मेरे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। ये मेरी सोच रहती थी जब मैं गाड़ी निकल के सड़क पर चलता था, किसी गांव में जाऊं तो मुझे अगर गड्ढा दिखाई देता था, सड़क खराब दिखाई देती थी, तो मैं खुद उसका नाकरण करने का काम करता था। संबंधित जो अधिकारी है उसे तुरंत फोन करने का काम करता था और तत्काल 1 हफ्ते के अंदर उसको काम करने की पूरी चेष्टा मैंने की। मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई गांव की जो समस्या है, लोगों की समस्या, वो आकर के मुझे बताएं। मैं तो लोगों से कहता था कि आप मुझे फोन से समस्या बता दीजिए, आप आने का कष्ट मत न करें, क्योंकि लोग सब व्यस्त हैं।
आने में पेट्रोल डीजल तमाम जो खर्चा होता है, मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक ये भी प्लानिंग बनाना चाह रहा हूँ, एक इस तरीके से ऐप एक डेवलप मैं कराना चाहता हूँ कि लोग घर बैठे अपनी समस्या अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंचाएं और जनप्रतिनिधि उस समस्याओं का हल करके उनको फीडबैक दे और क्या प्रोग्रेस हो रही है टाइम टू टाइम उसको बताने का काम करे। अगर मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि एक बार अवश्य इस तरीके से एक अलग तरीके का एक इस सादाबाद को नेतृत्व देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।